नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ में पुलिस जाब्ते पर हमला किया गया है। थानाधिकारी सहित 2 पुलिसकर्मी इस हमले में घायल हो गए। गंगरार थाना क्षेत्र के चांदपोल की यह घटना है। दुष्कर्म के आरोपी इमरान को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस के 2 कांस्टेबल यहां पर पहुंचे थे, लेकिन इन पर इस आरोपी के परिवार ने हमला कर दिया। ये तस्वीरें देखिए, सबसे पहले टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें। महिलाओं सहित पूरा परिवार पुलिस पर टूट पड़ा। थानाधिकारी शिवलाल मीणा इसके बाद मौके पर पहुंचे, लेकिन उनके पैर पर चाकू से हमला कर दिया गया। धर्मपाल के पेट, हाथ और कोहनी पर भी चाकू लगा है। भीमाराम के कंधे पर चाकू मारा गया। तस्वीरें सबसे पहले टीवी स्क्रीन पर। न्यूज 18 राजस्थान पर बड़ी खबर चित्तौड़गढ़ से। सुभाष बैरागी मेरे सहयोगी चित्तौड़गढ़ से सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष, अपडेट क्या पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मामले में आरोपी इमरान, उसकी पत्नी और उसके 2 भाइयों ने पुलिस पर हमला किया था और पुलिस पर हमला करने के बाद पुलिस ने इन 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, डिटेन कर लिया है, जिनमें इमरान के दोनों भाई, इमरान और उसकी पत्नी शामिल है। और इमरान को पुलिसकर्मी लेकर लौट रहे थे। इसी दौरान पुलिस पर जो हमला किया गया, उसके बाद इमरान ने थाने में आकर भी उत्पात मचाया और उसके चलते थाने की सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। पुलिस उपाधीक्षक ने स्पष्ट तौर पर कहा कि इस पूरे मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया गया और जो 4 लोग हैं उनको डिटेन कर लिया गया। इमरान की जो मां है, जिसने इस हमले में शामिल होते हुए लाठी से पुलिस पर हमला करने का प्रयास किया था, उसको भी पुलिस तलाशने गई है और जल्दी उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये पूरी कार्रवाई किस तरह की जा रही थी? कहाँ थोड़ी कमी खामी रह गई कि पुलिसकर्मियों को वापस लौटना पड़ा, पुलिसकर्मियों पर हमला हो जाता है? किस तरह कार्रवाई की जा रही थी? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जी बिल्कुल, एडीजे कोर्ट का एक वारंट था जिसमें इमरान 376 के मामले में यहां से फरार चल रहा था, जिसके पहुंचने की सूचना थी और आज उसे न्यायालय में पेश करना था, जिसकी सूचना पर 2 कांस्टेबल उसे लेने पहुंचे थे। और बड़ी बात यह है कि जिस महिला ने इस पर दुष्कर्म का आरोप लगाया, वो महिला भी वर्तमान में उस इमरान के साथ रह रही थी और उसी महिला के साथ अन्य परिजनों ने इस पर हमला किया। आसानी से पुलिसकर्मी उसे लेकर निकले थे। इसी बीच इमरान के भाई, इमरान की माँ और उसकी पत्नी ने पुलिस के जो कांस्टेबल थे उन पर हमला कर दिया, जिस पर पुलिस कर्मियों ने तत्काल थाने को सूचना दी। थाने से जाब्ता मौके पर पहुंचा और मौके पर मौजूद 2 युवाओं ने हिम्मत दिखाते हुए इन पुलिस पर हमला कर रहे हमलावरों को रोका और पुलिस का सहयोग किया। हालांकि वहां मौके पर भीड़ हो गई थी, लेकिन 2 लोग जो थे उन्होंने पुलिस पर हमला करने वाले लोगों को पकड़ने में पुलिस की पूरी तरीके से मदद की और थाने का जाब्ता मौके पर पहुंचकर इन सभी लोगों को थाने ले आया। उन्हें फिलहाल डिटेन कर लिया गया और मामले में इन लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करते हुए कार्रवाई की गई। लेकिन मोटे तौर पर बताइए, 2 कांस्टेबल ये कार्रवाई करने गए थे और उनके साथ एसएचओ भी मौजूद थे या एसएचओ बाद में पहुंचे थे? और चाकू से हमला किन किन पुलिसकर्मियों पर हुआ है? नहीं, 2 कांस्टेबल ही एक जो न्यायालय का वांछित था उसको लेने के लिए पहुंचे थे और एसएचओ थाने में मौजूद थे। और जब थाने में लाया गया तो उस आरोपी ने थाने में हंगामा करते हुए जो टेबल पर पड़ा हुआ कांच था उसे फोड़ दिया, टेबल को धक्का दिया, जिससे एसएचओ को चोट लगी और 2 कांस्टेबल महज इन आरोपी को पकड़ने के लिए मौके पर पहुंचे थे और उन पर हमला हुआ और दोनों कांस्टेबलों के कोहनी, कंधे और इस पर चोट लगी है पेट पर। ठीक है, शुक्रिया सुभाष। तमाम जानकारी के लिए अपडेट आपसे लेते रहेंगे इस पूरे मामले पर। अब बात बीजेपी की होने वाली बैठक की। बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक 11 बजे शुरू होनी थी। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बैठक होनी है। बैठक में आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा होगी। बैठक में कई नेता मौजूद हैं। अरुण सिंह प्रदेश प्रभारी पहुंचे थे अभी, उन्होंने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा था, आड़े हाथों लिया था कांग्रेस को। और तमाम नेता, सांसद सीपी जोशी यहाँ पर मौजूद है, सतीश पूनिया बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं। और ये तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय के बाहर की तस्वीरें हैं कुछ देर पहले की, जब अरुण सिंह यहाँ पर पहुँचे। तमाम बड़े चेहरे आज बीजेपी की इस बैठक में, काफ़ी अहम बैठक इस बैठक को माना जा रहा है, क्योंकि सतीश पूनिया, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कई इलाकों का दौरा करके आए हैं। सतीश पूनिया भी कई किसानों से मिले थे, हमने वो तस्वीरें आपको लगातार दिखाई थी। फसल खराबे का जायजा लिया था सतीश पूनिया ने। और आज अरुण सिंह जब आए तो उन्होंने भी बता दिया कि अब आगे की रणनीति बनाई जाएगी, किस तरह से कांग्रेस को घेरा जाएगा। और आने वाले समय में भी सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी सड़क से लेकर विधानसभा तक आंदोलन करेगी।
समझता हूँ पार्टी में कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिस हिसाब का हमारे पास केंद्रीय नेतृत्व चेहरा है, मैं समझता हूँ कहीं दो राय की बात नहीं। 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीत की तरफ जा रही है। इनका खुद का जिस हिसाब से आचरण हो है, मैं समझता हूँ नहीं लगता मुझे कोई भी। अभी भी सचिन पायलट जाके सेंटर में और सोनिया गांधी मिलकर फिर कह रहा है 2023 का मामला, अशोक गहलोत जी उसे 1 घंटे के लिए भी नहीं बढ़ा पाएंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कहीं भी कोई दो राय की बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल भी है और एक आम जनता का मन भी बना हुआ है। बैठक तो हम लोग लगातार करते ही हैं, अपने कामकाज की समीक्षा भी करते हैं और आगामी समय में पार्टी को राजनीतिक तौर पर भी बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा करनी है। मिशन 2023 और 24 उसके लिए पार्टी पहले से प्रतिबद्ध है। तो कुल मिलाकर संगठनात्मक और राजनीतिक उस हालात पर चर्चा करके और पार्टी को और ज़्यादा हम निरंतरता कैसे दें उस पर चर्चा करेंगे। हाँ, बहुत बड़ा डिजास्टर जैसा ही है। किसानों की खासतौर पर सोयाबीन और धान की फसल को बड़ा नुकसान हुआ है। उड़द में भी हुआ है, लेकिन ये 2 फसलों में ज़्यादा नुकसान हुआ है और बड़ी संख्या में किसानों को आर्थिक नुकसान भी बहुत बड़ी संख्या में हुआ है। ताज्जुब की बात यह है कि मौके पर जब मैं कुछ खेतों का आकलन किया तो न तो वहाँ गिरदावर पहुँचा, न पटवारी पहुँचा, न सरकार को कोई नुमाइंदा पहुँचा। जबकि मुख्यमंत्री 1 हफ्ते पहले ट्वीट कर चुके थे कि खराबा हुआ और उसका आकलन के लिए निर्देश दे दिए हैं। अब ऐसे कैसे निर्देश हैं कि जो अभी तक जिनकी पूर्ति नहीं हुई है। चलिए, सतीश पूनिया भी आक्रामक मोड में नजर आ रहे हैं, अरुण सिंह भी आक्रामक मोड में नजर आ रहे थे। बाबूलाल मेरे सहयोगी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं बीजेपी मुख्यालय से, जहां कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू होगी। 11 बजे का वक्त था बाबूलाल, शुरू हो चुकी है बैठक, क्या चल रहा है? बिल्कुल चंद मिनटों में बैठक शुरू होने वाली। सतीश पूनिया आ गए हैं, अरुण सिंह आ गए हैं, चंद्रशेखर यहीं पर हैं, सीपी जोशी आ गए हैं और पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं जो इस बैठक का हिस्सा रहने वाले वो आ गए हैं। मेरे साथ मदन दिलावर हैं, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री। दिलावर साहब, आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, क्या क्या चर्चाएं करने वाले हैं आप लोग? अभी क्योंकि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आ रहे हैं और वो आगे के कार्यक्रमों के लिए दिशा निर्देश देंगे और जैसा निर्णय होगा उस हिसाब से काम करेंगे। आपके इलाके में आ रहे हैं, आप कोटा जिले से चुन करके आते हैं, कई बार आप चुनाव जीत चुके हैं, किस तरह का स्वागत होगा नड्डा जी का और क्या मैसेज दे करके जाएंगे वो हाड़ौती की धरती से? ऐतिहासिक स्वागत होगा, जबरदस्त स्वागत होगा और पूरे हाड़ौती की जनता माननीय नड्डा जी के लिए पलक पावड़े बिछा के बैठी। लेकिन हाड़ौती में 3 धड़ों में बीजेपी बटी हुई है। एक धड़ा वसुंधरा जी का है, दूसरा धड़ा पार्टी के संगठन का, तीसरा धड़ा बताते हैं कि ओम बिरला जी का भी है। क्या करें, कैसे एकजुट करेंगे पार्टी को वहां पर आप लोग? भारतीय जनता पार्टी कोई धड़ा नहीं है और ये बहुत गलतफहमी है लोगों में कि भारतीय जनता पार्टी में धड़ा है। पूरी ताकत दिखाएंगे आप लोग? पूरी ताकत दिखाएंगे। ये थे मदन दिलावर जो बता रहे थे कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कोटा में आएंगे तो उनका जोरदार स्वागत होगा और पार्टी के तमाम कार्यकर्ता उनके लिए उनके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। कई दिनों के बाद में ये बैठक आज होने जा रही है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जो हाड़ौती दौरा है उसको लेकर के चर्चा होने जा रही है। जो पार्टी के पदाधिकारी विभिन्न जिलों का दौरा करके आए हैं उनको लेकर के बैठक होगी। इसके अलावा जो फसलों को नुकसान हुआ है और उसके लिए किस तरह राज्य सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए, उस पर भी बीजेपी चिंतन मनन करने जा रही है। साथ ही अगले साल यानी कि 2023 का चुनाव है, जो जिम्मेदारियां पदाधिकारियों को दी हुई है, जो ग्राउंड की रिपोर्ट ये लोग लेकर के आए हैं, वो भी पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह के सामने रखी जाएगी और बहुत सारे जो नेता और कार्यकर्ता वो यहाँ पर इस बैठक का हिस्सा होंगे। लेकिन मेरे साथ में विजेंद्र पूनिया है, आपको क्या लगता है आज की जो बैठक है उसमें आप लोग खास तौर पर चर्चा क्या करेंगे? संगठनात्मक चर्चा होने वाली विशेष रूप से। हम 2023 की चुनाव के लिए बूथ समितियों का हमारा काम पूर्ण हो गया। हमारा बूथ कैसे मजबूत हो, हमारा बूथ कैसे अजय हो, उस पर हम काम कर रहे हैं, उसी के लिए चर्चा होने वाली है। अच्छा, बूथ समितियां आपकी बन गई है, 52,000 बूथों में से 47,000 बना पाए, अभी भी बहुत काम करना बाकी है आप लोगों को? 48,000 बूथ समितियां हमारी बन गई है, 4,000 बूथ समितियां बनी, उस पर काम चल रहा है। कहीं 1 स्थिति कहीं 2 की स्थिति है, वो जल्दी पूरी हो जाएगी। अच्छा, नड्डा जी जब आएंगे तो किस तरह एकजुटता का संदेश देगी बीजेपी हाड़ौती में? बीजेपी एकजुट ही है, संदेश तो एकजुटता का दे ही रहे। 2023 फतेह करेंगे हम, सब कार्यकर्ताओं की इच्छा। और कल आपने देखा होगा हाड़ौती के अंदर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हाड़ौती में कल गए हैं, सड़कों पर जो हुजूम उमड़ा है, यानी भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान की जनता चाह रही है और निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर इस प्रकार का वातावरण बना है
कि 2023 का इंतजार कर रही है जनता बीजेपी को लाने के लिए, बीजेपी का शासन लाने के लिए और कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति के लिए। अच्छा, आप हाड़ौती में ताकत दिखा रहे थे, वसुंधरा जी बीकानेर में जो है वो बहुत जोश दिख रहा था उनके कार्यकर्ताओं में। नहीं, वो तो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, सब जगह जाएंगे, सब जगह उत्साह है, सब जगह कार्यकर्ताओं में स्वागत है। वो भी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, हमारे नेता है। ये तो वातावरण बन ही रहा है पूरे स्थान में। तो बीजेपी में भले ही दावा किया जाए कि पार्टी में एकजुटता है, मगर फिलहाल इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अभी अरुण सिंह से जब पूछा गया कि बीजेपी के नेता अलग अलग इलाकों में अलग अलग रैलियां कर रहे हैं, ताकत दिखा रहे हैं और खुद को सीएम की रेस में बने रहने की जीतोड़ कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में पार्टी की जो एकजुटता वो तार तार हो रही है। तो अरुण सिंह ने कहा कि वो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और मैं तो तमाम नेताओं से यही कहता हूं कि जहां भी मौका मिले वहां जाइए, ताकत दिखाइए। तो अभी बीजेपी में एक संकट तो ये है कि कई नेता हैं जो अपने आप को दिखाने की मुख्यमंत्री कोशिश का चेहरा प्रधानमंत्री के दौरे के वक्त भी की गई थी, जब एक ही मंच पर तमाम नेता ये नजर आए थे जिन्हें कहा जाता है धड़ों में बटे हुए हैं, लेकिन उनको प्रधानमंत्री एक साथ लेके खड़े हो गए थे। जी देखिए, ऐसे दृश्य पेश किए जाते हैं जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, तो पार्टी यही दिखाती है कि चाहे नेताओं के बीच में कितने मतभेद हों लेकिन मनभेद नहीं है। जब भी मौका मिलता है तो सारे के सारे जो नेता हैं वो एक जगह आते ज़रूर हैं, लेकिन कोई भी रेस से बाहर नहीं होना चाहता। और वसुंधरा राजे क्योंकि 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, वो किसी भी सूरत में नहीं चाहेंगी कि वो इस मरतबा जब 2023 में चुनाव हों तो वो यही चाहेंगी एक मौका उन्हें और मिलना चाहिए। इसलिए वो हर जिलों में जाने की कोशिश कर रही है। उनके तमाम जो कार्यकर्ता उनसे जुड़े हुए हैं, जो उनसे हमदर्दी रखते हैं, वो उनको एक मरतबा फिर से मुख्यमंत्री कुर्सी पे देखना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने अपना जो जनाधार था उसको बनाए रखा हुआ है और जो बीकानेर का दौरा था उससे उन्होंने यही साफ साफ अपनी पार्टी को बता दिया है कि उनको नजरअंदाज करना कोई आसान नहीं है। में आ गई है पार्टी, मतलब जी बिल्कुल। और हाड़ौती का जो दौरा होगा बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वहाँ पर वसुंधरा राजे का गढ़ है जहाँ से वो लगातार चुनती आ रहे हैं। उनके पुत्र वहाँ से सांसद हैं, ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हैं। इसलिए सतीश पूनिया के सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी सब लोगों को एकजुट रख करके और फिर जो है कार्यक्रम संपन्न कराना उन्हें, क्योंकि हाड़ौती के जो कार्यकर्ता हैं बहुत ही अग्रेसिव माने जाते हैं और वो अपने नेताओं के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मशक्क़त करनी पड़ेगी, क्योंकि वसुंधरा राजे का जो कैंप है वो अपने गढ़ में अपनी नेताओं को कमज़ोर होते देखना पसंद नहीं करेगा। लिहाजा सतीश पूनिया ने बहुत मेहनत करी है। ठीक है बाबूलाल, नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे इस बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है इस बैठक के बाद और बैठक के दौरान, ये आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। बाबूलाल मेरे सहयोगी तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया फिलहाल बाबूलाल तमाम तस्वीरों के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जयपुर से खबर है, जयपुर में बुजुर्ग महिला के दोनों पैर काटने का मामला। गलता गेट पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अब इस मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 108 साल की बुजुर्ग महिला के दोनों पैर काटकर कड़े लूटने का मामला है। घर में रहने वाला पुराना किराएदार ही आरोपी निकला। 2 दिन पहले घर में घुसकर सुबह 5 बजे इसने वारदात को अंजाम दिया था और जैसा अंदेशा भी जताया जा रहा था कि कोई जान पहचान का व्यक्ति हो सकता है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। घर में रहने वाला किराएदार इस मकान में कई किराएदार रहते हैं और उनमें से ही अंदेशा जताया जा रहा था। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। उसके बाद अब जब पूछताछ की गई तमाम लोगों से तो एक आरोपी को पुलिस ने डिटेन कर लिया है। दोनों पैर काटकर इसने चांदी के कड़े लूटे थे। कड़े और कानों के झूमर लूट कर ले गया था। आज दोपहर 1 बजे अब डीसीपी नॉर्थ इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे। बड़ी खबर जयपुर से, विष्णु मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जयपुर से जुड़ गए हैं। विष्णु, पुलिस को सफलता मिली 2 दिन बाद ही सही। देखिए बिल्कुल 2 दिन में गलता गेट थाना पुलिस ने बड़ा जो है वो खुलासा कर दिया है। और सबसे बड़ी बात जो हम लोग लगातार कह रहे थे कि इस वारदात में कोई अपना ही कोई जानकार व्यक्ति निकलेगा, तो पुराना जो किराएदार है, घर में रहने वाला पुराना किराएदार है, इस पूरी वारदात का जो है मास्टरमाइंड निकला। उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नाम जो है उसका डिस्क्लोज जो है अभी नहीं किया जा रहा, क्योंकि दोपहर 1:15 बजे जब एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल लांबा और डीसीपी नॉर्थ परेश देशमुख इस वारदात का खुलासा करेंगे तब कई चीजें सामने आएगी। लेकिन अब तक की जानकारी में जो हमारी जो सूत्रों से जानकारी में सामने आया कि ये जो आरोपी जो शख्स जो पकड़ में पुलिस की गिरफ्त में आया है, ये इस मकान में करीब 1.5 साल पहले 2 साल पहले किराएदार रह के गया था। लंबे समय से इस मकान में किराए पे रहा था। इस मकान की छत के ऊपर जो कमरे बने हुए हैं, यानी वर्तमान में भी यहाँ पे 11 किराएदार है, तो मकान की छत पर जो कमरे हैं वहां पर ये रहता था। इसको इस बारे में पूरा मालूम था कि जो बुजुर्ग महिला है वो काफी कमजोर है और उसको टारगेट करके चांदी के कड़े, सोने के जो आभूषण है वो लूटे जा सकते हैं।
तो ऐसे में आरोपी ने लंबे समय तक रैकी की और रैकी करने के बाद में रविवार सुबह 5 बजे उस घर में घुसता है। मौका पाकर के महिला को बाहर लेकर के आया, बाथरूम में एक धारदार छुरे से उसके दोनों पैर काटे, गर्दन काटने का प्रयास किया और चांदी के टॉप्स, गले के जो झूमर और ये सब लूट करके वो भाग निकला। लेकिन 24 घंटे में गलता थाना प्रभारी मुकेश कुमार खरेडिया के नेतृत्व में पुलिस टीम ने इस पूरी वारदात का खुलासा कर दिया और आज दोपहर 1 बजे कई जानकारियां सामने आएगी। जी, यह आरोपी फरार हो गया था या फिर वापस पुलिस को शक ना हो इसलिए वापस आया था? देखिए, जब ये घटना सामने आई थी उसके बाद में पुलिस हम बता रहे थे कि हर किराएदार, आसपास के रहने वाले लोग और घर के रहने वाले लोगों से पुलिस लगातार गहनता से पूछताछ करी थी। एक एक आदमी से जानकारी जुटाई गई लंबे समय में, यानी यहाँ पर कौन कौन किराएदार यहाँ पर रह करके गया था जिसकी गतिविधियां संदिग्ध हो सकती है, तो उन सभी को ला करके उनके बारे में जानकारी जुटाई गई, नामजद किया गया। नामजद करने के बाद उनकी लोकेशन ट्रेस की गई। हम लगातार ये भी बात कह रहे थे कि लोकेशन ट्रेस की जा रही है। तो ये जो युवक है, जिसका जो आरोपी है, जिसका नाम अब जो गिरफ्तारी हो चुकी है, उसका नाम सामने आया, उसकी सीसीटीवी फुटेज में उसके जो है चेहरा सामने आया, उसके लोकेशन वहां पे, मोबाइल कॉल डिटेल्स उसके सामने ही। ऐसे में पुलिस ने आइडेंटिफाई करने के बाद जब उससे पूछताछ की तो सख्ती से हुई पूछताछ में वह टूट गया और वारदात करना उसने स्वीकार कर लिया। जी, ठीक है, शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। और बीकानेर से बड़ी खबर है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में युवक की हत्या कर दी गई। सूरज नसर गांव के खेत में मृतक का शव मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। युवक की पहचान नानू राम डूडी के रूप में हुई है। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। हत्या के कारणों का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में युवक की हत्या। सूरजन सर गांव के खेत में युवक का शव मिला। शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। बड़ी खबर बीकानेर से। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में मर्डर। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। घटनास्थल का मौका मुआयना किया। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। हत्या के कारणों का हालांकि अब तक खुलासा नहीं हुआ है। बीकानेर से बड़ी खबर। सूरजनसर गांव के खेत में शव मिला है। शव मिलने से सनसनी। पहचान इसकी, युवक की पहचान, मृतक की पहचान नानू राम डूडी के रूप में हुई है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। घटनास्थल का मुआयना कर लिया गया है। जांच में पुलिस अब पूरे मामले की जुट गई है। विक्रम जगरवाल मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विक्रम, मामला क्या पूरा? जी देखिए, आज जो सुबह ही ये हत्या का मामला सामने आया है और जो ये हत्या हुई है वो सुरजनसर गांव में हुई है और युवक है जो जिसकी पहचान हो गई है और उसका नाम जो है वो नानू राम डूडी बताया जा रहा है। और पुलिस डूंगरगढ़ थाना पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची है और इस शव को अपने कब्जे में लेकर अब जो है श्री डूंगरगढ़ की मोर्चे में से रखवाया गया है। अब इसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। हालांकि हत्या के क्या कारण रहे इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से ये हत्या हुई है और खेत में ये जो शव मिला है उससे कहीं ना कहीं गांव में जो है वो पूरी तरीके से सनसनी फैल गई है। जी ठीक है, शुक्रिया विक्रम तमाम जानकारी के लिए। विक्रम जगरवाल मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े। श्री डूंगरगढ़ में युवक की हत्या। बीकानेर से बड़ी खबर। पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। नानू राम डूडी के रूप में इस मृतक की पहचान हुई है। सुरजनसर गांव के खेत में मृतक का शव मिला। हत्या के कारणों का हालांकि अब तक खुलासा नहीं हुआ है। बड़ी खबर बीकानेर से। डीवाई चंद्रचूड़ नए सीजीआई होंगे। अगले सीजीआई होंगे देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ 9 नवंबर को शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन्हें शपथ दिलवाएंगी। बड़ी खबर, डीवाई चंद्रचूड़ होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे डीवाई चंद्रचूड़। 9 नवंबर को शपथ दिलवाई जाएगी इन्हें। 9 नवंबर को शपथ लेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। डीवाई चंद्रचूड़ को शपथ
दिलवाएंगी। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव समय पर ही होंगे। हाईकोर्ट ने बीसीआई के इलेक्शन स्टे ऑर्डर को स्थगित कर दिया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बार एसोसिएशन चुनाव पर रोक लगा दी थी। बार एसोसिएशन के चुनाव 18 नवंबर को अब कराने के आदेश अधिवक्ता अभिनव शर्मा प्रहलाद शर्मा ने की याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस महेंद्र गोयल की अदालत ने ये सुनवाई की और अब बड़ी खबर, चुनाव होंगे समय पर। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव समय पर होंगे, बड़ी खबर। खबर चूरू से है, जहां सदर थाना इलाके में युवती के साथ हुई दरिंदगी के बाद गंभीर हालत में अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। युवती उस वक्त दरिंदगी का शिकार हुई जब वो अपने ननिहाल गई हुई थी। आरोपियों ने अपहरण कर न केवल उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया, बल्कि 4 महीने तक उससे देह व्यापार का कारोबार भी करवाया। परिजनों का आरोप है कि थाने में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी तक नहीं हुई। अब साहब हमने भी केस कर दिया, लालू कर दिया, जो भी सदर थाना है उसमें केस किया, कोई सुनाई किया नहीं। ये बलात्कार का केस है, उसको जबरदस्ती फेरा भी करवा लिया, कनपटी पिस्तौल लगाया उस लड़की को और बोलता फेरा करनी तेरे को जान से मार देंगे। फेरा क्या उसको फेर है ना, तो उसके साथ बहुत गलत काम किया सबने। खबर उदयपुर से है, जहां अश्विनी बाजार में चलती कार में अचानक आग लग गई। हालांकि व्यापारियों की सूझबूझ के चलते एक बड़ी घटना होने से टल गई। कार में नाथद्वारा का एक परिवार सवार था और अचानक चलती कार के इंजन से आग की लपटें निकलने लगी। ऐसे में कार चालक और आसपास के लोगों ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत उसे बुझाने की कोशिश शुरू कर दी और फायर ब्रिगेड आने से पहले ही आग पर काबू पा लिया। वहीं कार में लगी इस आग का वीडियो एक दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बीकानेर से भी कुछ ऐसी तस्वीरें आई। बीकानेर में भी चलती कार में आग लग गई। नोखा सुजानगढ़ राजमार्ग पर चलती कार में लगी आग। गनीमत रही कि कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली। अन्य वाहन चालकों ने मिट्टी डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश भी की। ये तस्वीरें देखिए, उस वक्त वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने इस पूरे घटनाक्रम को अपने कैमरे में कैद कर लिया। वहां मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए मिट्टी डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। बीकानेर से ये खबर, बीकानेर से तस्वीरें। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।